नमस्कार साथियों, मैं सैंडी भाई आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, केबीएस एंड एनबीएस टीजीटी स्पेशल एजुकेटर टीयर 2 यानी मेंस का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस यूनिट को हम उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की जो बुक है, उसके माध्यम से कवर करेंगे। और बता दूं कि बीएड विशेष शिक्षा का जो कोर्स चलता है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर के रूप में ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो यूनिट है, इसके अंतर्गत कुल 5 सब यूनिट्स हैं। हम फर्स्ट सब यूनिट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के उपागम। देखिए, यह सब यूनिट्स 3 इकाइयों के रूप में बांटा गया है। इन तीनों इकाइयों के पढ़ने के बाद ही मानव विकास की उपागम का जो सब यूनिट्स है, वह कवर होगा। पहला है वृद्धि व विकास की अवधारणाएं व सिद्धांत, दूसरा है मानव विकास की अवस्थाएं, और तीसरा है विकास के आयाम। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारा फर्स्ट यानी पहला सब यूनिट कवर होगा। आइए देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं। हाँ, मानव वृद्धि का अर्थ व परिभाषा यहाँ से शुरू करेंगे। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ है बढ़ना। मानव के संदर्भ में वृद्धि का अर्थ मनुष्य के शारीरिक अंगों के आकार, भार तथा कार्य शक्तियों में वृद्धि से होता है। शारीरिक अंगों के अंतर्गत बाह्य व आंतरिक दोनों अंग आते हैं। बाह्य अंगों में सिर, हाथ, पैर, पेट, कंधे, छाती आदि आते हैं। आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र, कंकाल, रत्ता, पाचन, मांसपेशियां, श्वसन आदि और मस्तिष्क आते हैं। मनुष्य में आने वाली यह वृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 वर्ष तक होती है, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं। मानव में होने वाली इस वृद्धि की विशेषताएं हैं कि इसका मापन संभव है। यह वृद्धि मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाती है तथा इस वृद्धि की एक सीमा होती है, जिसे परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। फ्रैंक के अनुसार, देखिए, जो इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हें आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, यानी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, यानी अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। फ्रैंक के अनुसार, यानी फ्रैंक ने कहा था इसे। और दूसरा है मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार व कार्यक्षमता में होने वाली उस वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ के समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती रहती है। यह कथन किसके अनुसार है? लाल एवं जोशी के अनुसार। लाल एवं जोशी के अनुसार, लाल और जोशी ने इसे कहा था। आइए देखते हैं मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषा। मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषा। मानव विकास मानव वृद्धि से व्यापक है, यानी इसका क्षेत्र, विकास का जो क्षेत्र है वह व्यापक है, यानी विस्तृत है। मानव वृद्धि कोशिकाओं में होने वाली विकास तक सीमित होती है, जबकि विकास मानव में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का संचित रूप होता है। चूंकि परिवर्तन जीवन की निरंतर प्रक्रिया है, अतः विकास निरंतर होता है। यह वृद्धि की भांति ना तो परिपक्वता प्राप्त करता है और ना ही समाप्त होता है, यानी यह
निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति के शारीरिक आकार व शक्ति में शैशवावस्था से युवावस्था तक परिवर्तन आता है। यह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। परिपक्वता मैच्योरिटी प्राप्त होने पर यह रुक जाता है और वृद्धावस्था में इसमें ह्रास आना प्रारंभ हो जाता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि का भाव समाहित है, पर यह वृद्धि से ज़्यादा व्यापक व एकीकृत होता है। विकास की प्रक्रिया व्यक्ति में मात्रात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि लाती है। व्यक्ति में नई योग्यताओं व गुण प्रकट होते हैं व उसमें व्यवहार में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होते हैं। विकास शरीर के अनेक संरचनाओं व कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न शारीरिक संरचना संबंधी परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मनोक्रियाएं सहसंबद्ध व एकीकृत होकर मनुष्य को कुशलता व सहजता से कार्य करने के योग्य बनाती है। विकास मनुष्य में नवीन क्षमताओं का सृजन करता है। परिभाषा देखिए, डॉक्टर एसपी गुप्ता व अलका गुप्ता के अनुसार अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। वहीं हार्लॉक ने क्या कहा? हार्लॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर उन्मुख प्रगतिशील क्रम के परिवर्तनों को समाहित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट है, मुनरो ने क्या कहा? मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा बूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। देखिए, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में बूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। अब देखिए, मानव वृद्धि व विकास में अंतर क्या है? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला है मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। जब हम मात्रात्मक परिवर्तन यथा आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि के विषय में इंगित करते हैं तो मानव वृद्धि के अंतर्गत आता है। परंतु जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तनों के विषय में बात करते हैं तो वह विकास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार विकास का दायरा वृद्धि से विस्तृत है। विकास का प्रयोग हम व्यक्तित्व के सभी आयामों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि के संदर्भ में करते हैं। वृद्धि का प्रयोग हम सिर्फ शारीरिक आयाम के क्षेत्र में ही करते हैं। इन आयामों के संदर्भ में वृद्धि से तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास से तात्पर्य मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी है। गुणात्मक परिवर्तन से यहाँ हमारा तात्पर्य शरीर के किसी विशिष्ट अंग की कार्यक्षमता में प्रगति से है। यह प्रगति शारीरिक क्षमता में वृद्धि के कारण भी हो सकता है। जैसे 8 साल का एक बालक स्कूली बैग का बोझ उठाने में थक जाता है, पर 18 साल का नवयुवक भारी बोझ उठा सकता है।
शारीरिक वृद्धि के कारण नवयुवक की कार्यक्षमता में विकास होता है। पर यदि कोई युवक शारीरिक रूप से कम विकसित है, तो उसकी कार्यक्षमता पूर्व विकसित युवक से कम होगी। यहाँ हम कम विकसित युवक व पूर्व विकसित युवक का प्रयोग करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद भी दो व्यक्तियों में से एक का विकास कम व एक का ज़्यादा है। अतः यह कहा जा सकता है कि विकास का संबंध व्यक्तित्व के विशिष्ट आयाम की क्षमता से होता है। वृद्धि एक सीमित व संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि विकास एक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है। वृद्धि का मापन संभव है, यानी हम वृद्धि को माप सकते हैं, पर विकास का नहीं। विकास की प्रक्रिया जटिल है, जबकि वृद्धि की सरल। वृद्धि परिपक्वता प्राप्त होने पर समाप्त हो जाती है और विकास आजीवन चलता रहता है। दोनों के मध्य अंतर को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं मानव वृद्धि व विकास में अंतर। मानव वृद्धि और मानव विकास में अंतर। देखिए पहले नंबर पे है मानव वृद्धि में। मानव वृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक आकार, भार, वायंग, आंतरिक तंत्र में होने वाली वृद्धि से होता है। वहीं मानव विकास में बात करें, मानव विकास से तात्पर्य उसके आकार, भार, वाय, आंतरिक अंगों में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, कौशल, क्षमताओं व व्यवहार में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से होता है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है वृद्धि में देखते हैं, मानव वृद्धि शारीरिक अंगों और उनकी कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि तक सीमित रहती है। और विकास में बात करें, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें वृद्धि का भाव समाहित होता है। साथ ही साथ शारीरिक वृद्धि के साथ शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन, भाषा ज्ञान में वृद्धि, संवेगों का निर्माण, सामाजिक व चारित्रिक विकास आदि सम्मिलित रहते हैं। तीसरा क्या अंतर है? देखिए वृद्धि में देखते हैं, मानव वृद्धि की सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं, और विकास में मानव विकास सीमित नहीं होता, यह जीवन पर्यंत चलता है। तो चौथे नंबर पे देखते हैं क्या अंतर है। मानव वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जिसका मापन यंत्रों संभव है। और विकास में देखते हैं, मानव विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक का मापन से व गुणात्मक का अन्य युक्तियों व विधियों से किया जा सकता है। पांचवा क्या अंतर है? वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है। वही विकास की बात करें तो विकास बहुमुखी प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि व क्षय दोनों प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि प्रक्रिया की गति तीव्र होती है, जबकि जीवन की अंतिम वर्षों में क्षय प्रक्रिया की गति तीव्र होती है। यह रहा अंतर वृद्धि और विकास में। देखिए हमें पता है कि मेंस में लिखित यानी आंसर राइटिंग भी करना है, तो इसके लिए क्वेश्चंस हैं उसे भी आप नोट करके क्वेश्चन हल करिएगा और इसे लिखने का प्रयास करिएगा। पहले नंबर पे है मानव वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसे लिखने का प्रयास करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मानव विकास की एक परिभाषा दीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है मानव वृद्धि व विकास में दो अंतर बताइए। इसे जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखते लिखते और थियरी जब आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख सकते हैं मेंस में।
आइए देखते हैं मानव वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो मानव वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं? देखिए, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास व वृद्धि एक गति से नहीं होते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा, किसी की वृद्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम। शरीर का आकार, भार आदि भी सबके अलग-अलग होते हैं। एक ही माता-पिता की संतानों में भी वृद्धि व विकास समान रूप से नहीं होता। इसका कारण है कि अनेक कारक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव नकारात्मक व सकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। सकारात्मक कारकों की उपस्थिति वृद्धि व विकास की प्रक्रिया को बढ़ाती है और नकारात्मक कारकों की उपस्थिति वृद्धि व विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है। ये कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः इनका सम्मिलित प्रभाव हमें देखने को मिलता है। व्यक्ति के विकास व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। देखिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें मुख्य रूप से वंशानुक्रम और दूसरे नंबर पे है वातावरण। आइए देखेंगे वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन कौन ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। इन्हीं गुणों के मिश्रित समूह को वंशानुक्रम कहते हैं। इनमें से कुछ गुण वृद्धि व विकास की गति को प्रभावित करते हैं। प्रमुख रूप से निम्न विशेषताएं वृद्धि व विकास को प्रभावित करती हैं। वंशानुक्रम के अंतर्गत जो प्रभावित कारक जो करते हैं वह पहले नंबर पे है बुद्धि। बुद्धि शिशु के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्रखर बुद्धि वाले शिशुओं को विकास तीव्र गति से होता है। वे नई क्रियाओं को जल्दी सीख लेते हैं, यथा चलना, बोलना आदि क्रियाएं। प्रखर बुद्धि वाले शिशु जल्दी सीखते हैं, समान बुद्धि वाले शिशु कुछ देर में तथा मंद बुद्धि वाले शिशु ये कार्य काफी देर से करते हैं। इस प्रकार शारीरिक विकास भले ही तीनों का एक सा सामान्य रूप से हो, कार्य क्षमता का स्तर तीनों में अलग अलग होता है। दूसरे नंबर पे लिंग क्या प्रभाव पड़ता है। शिशु के लिंग का प्रभाव भी उसके विकास की गति पर पड़ता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में बड़े होते हैं, पर लड़कियों में वृद्धि तेज गति से होती है। वे लड़कों से कम उम्र में अपनी शारीरिक आकार ग्रहण कर परिपक्वता प्राप्त करती हैं। लड़कों का शारीरिक विकास देर से होता है। तीसरे नंबर पे है ग्रंथियों का स्राव। मानव शरीर में अनेक ग्रंथियां ग्लैंड्स ऐसी हैं जिनसे निकले स्राव सिक्रेशन व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आदि में दोष बालक के विकास को कुंठित करता है। ये ग्रंथियां वंशानुक्रम से व्यक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे प्रजाति। व्यक्ति जिस प्रजाति में जन्म लेता है उसे गुण प्राप्त करता है। जुंग ने प्रजाति प्रभावों को बालक के विकास में महत्वपूर्ण माना है। निग्रो बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा आकार व डौल में बड़े होते हैं तथा परिपक्वता जल्दी प्राप्त करते हैं। चीन व जापान में व्यक्तियों की ऊंचाई यूरोपीय लोगों की अपेक्षा कम होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों के फलस्वरूप व्यक्ति की वृद्धि व विकास कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखते हैं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है।
वातावरण उन सभी वाह्य शक्तियों, प्रभावों व दशाओं का समूह है जो प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास तथा परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का होता है। वातावरण संबंधी जो कारक शिशु के वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं उनमें से प्रमुख निम्न है। पहले नंबर पे है पोषण। जानते हैं शिशु के विकास पर पोषण का पूरा प्रभाव पड़ता है। शिशु के लिए सिर्फ आहार ही पर्याप्त नहीं है, आहार का संतुलित होना भी उतना ही आवश्यक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, लवण आदि ऐसे तत्व हैं जो शारीरिक व मानसिक विकास संतुलित रखने में सहायता देते हैं। आहार में किसी एक की भी कमी बालक के संतुलित विकास में बाधा डालते हैं। दूसरे नंबर पे शुद्ध वायु व प्रकाश। प्रकृति की अनुपम देन वायु व प्रकाश जीवन के लिए आवश्यक है। शुद्ध वायु व धूप शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास में योगदान देते हैं। जिस तरह के वातावरण में शिशु का पालन पोषण होता है, शिशु की वृद्धि भी वैसी ही होती है। गांव के खुले वातावरण में रहने वाले शिशु पुष्ट व बलशाली होते हैं। शहर में दूषित वायु व बंद घरों में रहने वाले शिशु कमजोर व जल्दी बीमार होते हैं। तीसरे नंबर पे है रोग व चोट। गर्भावस्था से ही शिशु पर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। धूम्रपान करने वाले माता पिता के शिशुओं को सांस की बीमारी अक्सर पाई जाती है। यदि शिशु के सिर में चोट लगे तो मानसिक विकास अवरुद्ध होने की आशंका हो जाती है। अतः जहाँ शिशु की देखभाल ठीक से हो वहाँ शिशु पुष्ट व विकसित होते हैं। चौथे नंबर पे संस्कृति है। डेनिस ने अपने शोध द्वारा यह परिणाम निकाला। शैशव काल की विशेषताएं सार्वभौम हैं। वे संस्कृति उनमें भिन्नता उत्पन्न करती है। संस्कृति व्यक्ति की आदतों पर प्रभाव डालती है। एकाकी परिवार के शिशु तथा संयुक्त परिवार के शिशुओं के वातावरण में अंतर उनकी आदतों पर भी प्रभाव डालता है। पांचवें नंबर पे है शिशु का परिवार के बच्चों में क्रम। शिशु का भाई बहनों के मध्य कौन सा क्रम है, यह भी उनके विकास को प्रभावित करता है। छोटे भाई बहन बड़े बच्चों को देखकर जल्दी सीख लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वातावरण व वंशानुक्रम का सम्मिलित प्रभाव शिशुओं के वृद्धि व विकास पर पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर हल करें। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें लिखने का प्रयास करिए। मानव वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आइए आगे देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास पर मनोवैज्ञानिकों ने अनेक शोध कार्य किए। उन शोधों के निष्कर्ष से मानव विकास व व्यवहार के संदर्भ में कुछ प्रमुख अवधारणाएं स्वीकार की गई। ईरा जे गॉर्डन, इसे नोट करिएगा। ईरा जे गॉर्डन ने 6 महत्वपूर्ण अवधारणाओं को चिन्हित किया है। आइए जानते हैं कौन कौन 6 अवधारणाएं ईरा जे गॉर्डन ने दिया। विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक प्रक्रिया, पहले नंबर पे विकास एक प्रक्रिया है। इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोग हाईलाइट कर लीजिए इसको और इसे नोट कर लीजिए। विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक संरचनात्मक मनोशारीरिक परिवर्तनों का क्रम है जो वृद्धि, परिपक्वता व अधिगम के संयोजन से बनता है। आकार बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की जटिलताएं भी बढ़ती हैं। आकार एक सीमा के उपरांत बढ़ना बंद हो जाता है, पर जटिलताएं व व्यवस्थापन जीवन भर चलते हैं क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। दूसरे नंबर पे व्यक्ति एक कार्यकारी इकाई है। विकास की प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न अंग व कोशिकाएं अलग अलग गति से विकसित होते हैं, पर सभी तंत्र
सह संबंधित होते हैं व एकीकृत समूह की तरह कार्य करते हैं। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में विकसित होता व्यक्ति सिर्फ अंगों का समूह नहीं होता है, वह उससे ज़्यादा होता है। विकसित होता व्यक्ति हमेशा व्यवस्थापन की प्रक्रिया की संरचना को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की वंशानुक्रम से प्राप्त विशेषताएं तथा वातावरण के अनुभव परस्पर अंतःक्रिया करने हेतु उसे एक अद्वितीय व अपने ढंग की अकेली इकाई के रूप में विकसित करते हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति शरीर के माध्यम से अपने अनेक परिवर्तनों को वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाकर व्यवस्थित करता रहे। यह कार्य बराबर होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति एक कार्यकारी इकाई है। तीसरे नंबर पे व्यक्ति एक मुक्त ऊर्जा तंत्र है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति लगातार वातावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता रहता है। अतः व्यक्ति को अच्छी तरह जानने के लिए हमें उसके वातावरण अर्थात संस्कृति को जानना आवश्यक है। एक मुक्त ऊर्जा तंत्र में जीवन सिर्फ प्रतिक्रिया करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु लगातार स्वयं भी क्रिया करता रहता है। वह अपने मौलिक रूप से ज़्यादा विकसित व ज़्यादा जटिल हो जाता है। इस कारण कि जैसे जैसे वातावरण में जटिलता बढ़ती है, उसके साथ समायोजन या व व्यवस्थापन करने के लिए जीवन को जटिल प्रक्रिया अपनानी होती है। चूँकि एक मुक्त तंत्र में विकास की दिशा व गति पूरे क्षेत्र की शक्तियों की की प्रकृति द्वारा संचालित होती है और एक व्यक्ति के विकास की दिशा उसके वातावरण की शक्तियों व अंशानुक्रम के गुणों की अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित होती है। अतः हम व्यक्ति को एक मुक्त ऊर्जा तंत्र कह सकते हैं। चौथा है, विकास व व्यवस्थापन समानार्थी है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से व्यक्ति जन्म से ही अधिकतम व्यवस्थापन व एकीकरण की ओर बढ़ता है। विकास का अर्थ विभिन्न घटनाओं, व्यवहारों आदि को अर्थ देना। इस प्रक्रिया में अर्थ जानने के लिए बालक सर्वप्रथम मानसिक स्तर पर अंतर करना व एकीकृत करना सीखता है। एक बालक की तरह वह अपने वातावरण व अनुभवों को टुकड़ों में बांटता है। जो अनुभव उसे लगातार होते हैं उन्हें वह अर्थ देकर अपने मानसिक संसार में सहेज लेता है। अर्थ देने में उसकी भावनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक ही अनुभव नकारात्मक अथवा सकारात्मक भावनाओं से जुड़कर अलग अलग अर्थ देता है। इस तरह बालक अपने मानसिक संसार को व्यवस्थित कर विकसित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास व व्यवस्थापन समानार्थी है। पांचवा है, व्यक्ति एक अद्वितीय इकाई है। व्यक्ति एक अद्वितीय इकाई है। व्यक्ति आनुवांशिक उद्गम, सांस्कृतिक अनुभवों व बोध प्रक्रियाओं की दृष्टि से अनूठा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जैविक व रासायनिक सम्मिश्रण का दृष्टि से अपने ढंग का अकेला प्राणी होता है। उसका सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण उसके सामने परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समुदाय आदि के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके साथ अंतःक्रिया करता हुआ व्यक्ति अनेक अनुभवों को प्राप्त करता, उन अनुभवों को अर्थ देता और तदनुसार अपना मानसिक व व्यवहारिक व्यवस्थापन करता है। बोध की यह प्रक्रिया नितांत निजी होती है, अतः यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनूठा होता है। छठवां है, व्यक्ति अपना सुव्यवस्थित तंत्र विकसित करता है। व्यक्ति अपना सुव्यवस्थित तंत्र विकसित करता है।
व्यक्ति का अपना तंत्र उसके व्यवस्थित अनुभवों से बनता है। यह तंत्र परिवर्तनों के बावजूद एक स्थिरता की स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है। इसकी दिशा जटिलता की वृद्धि की ओर होती है। इस तंत्र में एक आंतरिक प्रभावशीलता होती है और लगातार वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता रहता है। इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। इसे स्व की अवधारणा कह सकते हैं। ये आंखों से देखी नहीं जा सकती, पर यह व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित व्यवहार से पहचानी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में इस स्व की अवधारणा का विकास बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा युवावस्था में बराबर होता रहता है। वातावरण के अनेक कारक इस स्व की अवधारणा के विकास में सहायक होते हैं। किसी भी व्यक्ति की वृद्धि व विकास में स्व की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आगे देखते हैं मानव विकास के सिद्धांत। मानव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? मानव वृद्धि व विकास के क्षेत्र में अनेक शोध कार्य हुए हैं। उन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप कुछ नियमों को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है, जिनका अनुपालन मानव वृद्धि व विकास की प्रक्रिया सभी स्थानों पर करती है। ये सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत, इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक शोधों में यह स्पष्ट पाया गया कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन एकाएक नहीं होता है। वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है, जो परिपक्वता प्राप्ति के पश्चात समाप्त हो जाती है। मनोशारीरिक परिवर्तन जीवन पर्यंत होते हैं। नए अनुभवों के फलस्वरूप नई प्रतिक्रियाएं होती हैं और फलस्वरूप नवीन परिवर्तन, इनमें से ऊर्ध्वगामी परिवर्तन विकास कहलाते हैं। दूसरा है समय प्रतिमान का सिद्धांत। समय प्रतिमान का सिद्धांत, प्रत्येक प्रजाति के अपने विकास प्रतिमान होते हैं। मानव प्रजाति के विकास प्रतिमान सभी जगह एक से होते हैं, चाहे शिशु भारत में जन्म ले या अमेरिका में। दोनों जगह शिशु पहले लेटा रहता है, फिर पलटता है, उसके बाद पेट के बल खिसकता है, घुटनों के बल चलता है और फिर पकड़कर खड़ा होता है। पर पशु प्रजाति में गाय का बछड़ा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है। हाथी का बच्चा भी पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। अन्य पशु यदि तुरंत नहीं तो 8 से 10 दिन में खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक क्रम की निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकासात्मक क्रम की निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रत्येक प्रजाति के अपने निश्चित विकासात्मक प्रतिमान होते हैं, जिनके आधार पर विकास का पूर्व कथन किया जा सकता है। विकास का क्रम निश्चित दिशा की ओर होता है। मनुष्य के संदर्भ में शरीर का विकास सदैव सिर से पैरों की ओर होता है। भ्रूण में भी सिर का विकास पहले तथा अन्य अंगों का विकास क्रम से बाद में होता है। जन्म के पश्चात भी बालक पहले सिर ठहराना सीखता है, धीरे धीरे हाथ व अंत में पैरों पर नियंत्रण होता है। समीप्यता की प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि व विकास निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करते हैं। क्या? विकास निकट से दूर की के क्रम का अनुसरण करते हैं। बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, फिर अंगुलियों के संचालन को नियंत्रित करता है। विकास का क्रम भी निश्चित होता है। विकास का क्रम भी निश्चित होता है। बालक पहले सुनता है, फिर बोल पाता है। उसे पहले बोलना व बाद में सुनना नहीं सिखाया जा सकता। इस प्रकार विकास का क्रम व दिशा दोनों निश्चित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत,
मनोवैज्ञानिक हर्लॉक का विचार था विकास की सबसे अवस्थाओं में विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। उदाहरण स्वरूप, बालक पहले सब चीजों को मुंह में रखता है, चाहे वह पेंसिल हो या खिलौना या रोटी का टुकड़ा। यह सामान्य प्रक्रिया है। पर जैसे जैसे उसका विकास होता है, वह पेंसिल से लिखता है, खिलौने से खेलता है और खाने की वस्तु को मुंह में रखता है। इसे विशिष्ट व्यवहार कहते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। और नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। आइए देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को चलाता है, फिर उनके भागों का अलग अलग संचालन सीखता है। उसके बाद सभी अंगों का समन्वय सीखता है। तत्पश्चात ही उसका पूर्ण विकास हो पाता है। यथा शिशु यदि किसी वस्तु को उठाना चाहता है तो पहले उसे देखता है, फिर उस पर अपना हाथ रखता है। उंगलियों से उठाना कुछ बाद में सीखता है। एक बालक देखकर उंगलियों से उठाना सीख जाता है। यहाँ कई अंगों का एकीकरण होता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत के अनुसार विकास विभिन्न भागों में भी परस्पर संबंध होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, संवेगात्मक, चारित्रिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं। इनमें विकास एक साथ होता है, पर इसके लिए उचित पर्यावरण व शिक्षा की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के साथ ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने शोध पर आधारित निष्कर्ष दिया कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति अलग अलग होती है। जन्म से 3 वर्ष तक तीव्र गति, जन्म से 3 वर्ष तक तीव्र गति, 3 से 6 वर्ष तक मंद गति और 6 से 9 वर्ष तक तीव्र गति, 9 से 12 वर्ष तक मंद गति, 12 से 18 तक सामान्य गति और 18 वर्ष के उपरांत अत्यंत मंद गति। इसे आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति के विकास में उसके वंशानुक्रम व पर्यावरण का बड़ा हाथ होता है। दोनों अंतःक्रिया विकास का स्तर निर्धारित करती हैं। वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त विशिष्ट गुणों की अपनी सीमा होती है, उससे ज़्यादा उनका विकास संभव नहीं है। जैसे लंबाई, बुद्धि आदि के विकास की सीमा होती है। पर्यावरण में व्यक्ति का प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश होता है, इसमें बदलाव संभव है। अच्छे पर्यावरण से बालक का विकास प्रभावित होता है। यदि बालक को पौष्टिक भोजन मिले तो वह वंशानुक्रम से प्राप्त लंबाई की उच्चतम सीमा को प्राप्त कर सकता है। अतः विकास वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास ना तो सीधी रेखा की तरह होता है और ना ही यह एक स्थिर गति से होता है। विकास एक निश्चित अवस्था प्राप्त करने के बाद विकास की गति रुककर प्राप्त क्षमताओं को सुदृढ़ करती है, फिर आगे बढ़ती है। इस तरह विकास की गति चक्राकार होती है। इसे रेखाचित्र में प्रस्तुत किया गया है। ये देखते हैं क्या है, कैसे बना है। विकास का चक्राकार गति, यहाँ पे देखेंगे यह चक्राकार गति है। यानी
यह सरल रेखा में नहीं बनता, यानी कभी ज़्यादा होगा, कभी कम हो जाएगा विकास, कभी कम, कहीं विकास ज़्यादा, इस प्रकार चक्राकार रूप में घूमता है, मतलब विकास होता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक शिशु जन्म से अद्वितीय यूनिक होता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ भिन्नता अवश्य होती है। इसके अलावा सभी बच्चों को समान पर्यावरण देना भी संभव नहीं है। भाई बहनों में भी पहले बच्चे के पर्यावरण व बाद वाले बच्चों को पर्यावरण में भी परिवार के सदस्यों की संख्या में अंतर होने से प्रभाव पड़ता है। बाद वाले बच्चे बड़े भाई बहन को देखकर जल्दी सीख लेते हैं, उनकी विकास की गति तीव्र हो जाती है। परिमार्जिता का सिद्धांत, आगे देखते हैं। परिमार्जिता परिमार्जितता का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति व दिशा परिमार्जन मॉडिफिकेशन संभव है। इसका अर्थ है कि प्रयासों द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। देखिए इसके अंतर्गत क्वेश्चन है, वृद्धि व विकास के दो समान सिद्धांतों का नाम लिखिए। इसे नोट करके इसे लिख सकते हैं। जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। मानव विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ। मानव विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ, कहा जाता है कि शिक्षक एक कलाकार है और छात्र कच्ची मिट्टी जैसी मूर्ति कलाकार बनाना चाहे बन सकता है, पर कलाकार को मूर्ति गढ़ने से पहले मिट्टी के तत्वों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी एक सुंदर मूर्ति का निर्माण होता है। इसी प्रकार शिक्षक को छात्र को उसकी क्षमताओं की सीमा तक विकसित करने के लिए विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इन सिद्धांतों का ज्ञान उसके छात्र की क्षमताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप वातावरण प्रस्तुत करने का अवसर देता है, जिससे छात्र अपने उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। विकास निरंतरता का सिद्धांत प्रेरणा देता है कि रुको मत, प्रयास जारी रखो। तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं। प्रश्न के अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको आप नोट करिएगा। मानव वृद्धि की एक परिभाषा देते हुए मानव वृद्धि की विशेषताएं बताइए। मानव विकास से आप क्या समझते हैं? क्या मानव विकास व वृद्धि आपस में संबंधित हैं? तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास व वृद्धि में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। चौथे नंबर पे है, कौन कौन से कारक मानव वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं? नेक्स्ट है, मानव विकास के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। और छठवें नंबर पे है, किसी शिक्षक के लिए मानव विकास के सिद्धांतों की उपयोगिता क्या उपयोगिता है? सातवां क्वेश्चन है, मानव विकास की कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं हैं? देखिए हम देख लेते हैं उसको, हमने स्किप कर दिया था लेकिन इसको देख लेते हैं। हमने दो पढ़ा था, दो था। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर पे है, विकास की निरंतरता सिद्धांत प्रेरणा देता है कि रुको मत, प्रयास जारी रखो। दूसरा नंबर पे है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह ज्ञान देता है कि अलग अलग छात्रों के साथ अलग अलग व्यवहार करना अनुचित नहीं है। सबको एक सी दवा नहीं दी जा सकती। मर्ज के अनुसार दवा देने से रोगी ठीक होता है। डॉक्टर का उद्देश्य होता है कि मरीज की बीमारी दूर करना। इसी तरह शिक्षक का उद्देश्य है छात्र को विकास के उच्चतम स्तर तक ले जाना। अलग अलग क्षमताओं वाले छात्रों के साथ उनकी आवश्यकता अनुसार विकास का अवसर देने के लिए शिक्षक उनसे अलग अलग व्यवहार कर सकता है। इनमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तीसरा नंबर पे है, विकास की गति सब समय एक सी नहीं रहती। इस तथ्य का ज्ञान शिक्षक को वातावरण तदनुसार सुनियोजित कर प्रस्तुत करने का अवसर देता है। चौथा नंबर है, सामान्य से विशिष्ट की ओर
तथा एकीकरण के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया को तदनुसार प्रस्तुत करने में सहायक होता है। इससे उचित अधिगम अनुभव अधिकतम विकास के अवसर देते हैं। 5वें नंबर पे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह स्पष्ट करता है कि बालक के व्यक्तित्व के सभी आयामों का एक सा विकास ही बालक का सर्वांगीण विकास कहलाता है। अतः शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व के सभी आयामों को एक सा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। 6वें नंबर पे है चक्रीय विकास के सिद्धांत का ज्ञान हमें विकास के लिए उचित प्रबंध करने में सहायता देता है। जब विकास की गति ठहर कर प्राप्त क्षमताओं का सुदृढ़ करती है, तब बालक को अभ्यास के अवसर दिए गया है। नवीन ज्ञान ग्रहण करने पर जोर ना डाला जाए। 7वें नंबर पे है विकास क्रम की निश्चित दिशा का सिद्धांत शिक्षक के उचित अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने में सहायक होता है, जिससे बालक विकास क्रम के अनुसार विकसित हो सके। 8वें नंबर पे वातावरण व वंशानुक्रम की अनुक्रिया का सिद्धांत वंशानुक्रम द्वारा प्रदत्त गुणों की अधिकतम सीमा तक छात्र को पहुंचाने में वातावरण के महत्व को रेखांकित करता है। इसका ज्ञान शिक्षक को विद्यालय में ऐसा वातावरण देने के लिए प्रेरित करता है जिसमें छात्र अधिकतम प्राप्ति कर सके। 9वां नंबर पे है विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विभिन्न गति का ज्ञान शिक्षक को विशिष्ट आयु में छात्र की ग्रहणशीलता व विकास की स्थिति से अवगत कराना है। इससे विकास की मंद गति की अवस्था में शिक्षक छात्र पर अनावश्यक दबाव नहीं डालता है तथा तीव्र गति अवस्था में ऐसा वातावरण देता है जिससे छात्र अधिकतम ज्ञानार्जन कर सके। 10वां है वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का ज्ञान शिक्षक को छात्रों के मन अनुचित तुलना करने से रोकता है। छात्र की क्षमताओं का आकलन अन्य की तुलना के बजाय स्वयं उसी से करने पर बल देता है। 11 नंबर परिमार्जितता का सिद्धांत शिक्षक को एक आधार देता है जिससे वह अधिकार पूर्वक प्रयास कर बालक के विकास की गति को तेज करे, वांछित दिशा की ओर उन्मुख करे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षक के लिए मानव विकास के सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है। अभ्यास प्रश्न हमने बता ही दिया था कि आप लोग अभ्यास प्रश्न जरूर करें, जिससे मेंस में जो आंसर राइटिंग करना है वह आसान हो जाएगा। देखिए अभी भी यह सब यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें जैसे हमने इकाई 1 पढ़ा है और इकाई 2, इकाई 3 पढ़ने के बाद तब जाकर के यूनिट 1 का यूनिट फर्स्ट का पहला सब यूनिट कंप्लीट होगा। तो अगला जो टॉपिक रहने वाला है विकास की अवस्थाएं, यह हम कल पढ़ेंगे।